mutual funds of late have gained a lot of traction and it's now common knowledge. सबको पता है म्यूचुअल फंड्स क्या है. आपको इक्विटी नहीं पता होगा, डेट नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें शायद नहीं पता होंगी, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपने आप बारे में प्रचार भी बहुत किया और म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए. म्यूचुअल फंड्स आर गुड सेफ वे टू गो अबाउट managing your personal finances is now more or less an established norm. इसमें थोड़ा सा आज देखते हैं कि क्या और इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है. हाउ टू फर्दर improve the performance of your portfolio and how to further work on your portfolio in a manner that your investments yield the expected results. So there are some pointers there basically to help me so that I don't lose track of the conversation. आप भी चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन है. अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं. देयर आर broadly speaking there are only two categories. One is a passive investor, one is an active. So while it is difficult to define active investor or not, मेरे हिसाब से अगर आप ये 5 में से कोई भी 4 सवाल में यस है या 3 सवाल में यस है, मतलब इफ 60% of these questions are yes for you, then you are a passive investor. And then mutual funds, ideally, preferably through a advisor is what is suggested to you. करना नहीं करना आपकी choice है. But if you are a passive investor, first, do you have a full-time work? It can be anything. You can be in a job, बिजनेस, प्रोफेशन, बट वो अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नहीं है या मोर सो डिफरेंट इंडस्ट्री में नहीं है, देन म्यूचुअल फंड्स आर समथिंग यू शुड लुक एट एंड अगेन थ्रू एन एडवाइजर, नॉट ट्राई एंड डू इट डायरेक्ट. सो फर्स्ट थिंग, आर यू in a full-time profession which consumes 40 to 50 hours a week, and that's the main allocation, that's the education you pursue through which you get your finances and through how you earn money. अगर ये आपका है तो यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर. अगर अकाउंटेंसी आपने बेसिकली नहीं पढ़ी है, आई एम नॉट सेइंग द बीकॉम एमकॉम, बट एटलीस्ट अगर आपको 11वीं 12वीं में आपने बेसिक अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, आपको फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स देखना नहीं आता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं देख सकते हैं, देन यू आर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर. अगर आपका गणित के साथ में थोड़ा सा बचपन से ही मतभेद रहा है और आपको, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स सच एज एल्जेब्रा और कैलकुलस एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, जो 10वीं तक की गणित है, अरिथमेटिक, अगर आपको परसेंटेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तकलीफ देते हैं, देन यू आर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर. आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 3 घंटा, even if you are in the financial industry, because when you're in the financial industry, majority of your time you're spending in doing the actual work of looking at portfolios, speaking to clients, or maybe managing money and all that. But जो अपना अलग से 30 घंटा अगर आप हफ्ते का, if you're not spending reading through balance sheets, reading through company annual reports, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस चीज को, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को, बाय व्हाट्सएप ज्ञान, और या आप ही के जैसे, आप ही के जितने समझदार आपके कोई कलीग या आपका पीयर, या अगर आप इसको करते हैं कोई यूट्यूब पर आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का वीडियो देख लिया, विच इज मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल पॉर्न रादर देन एक्चुअल, they stimulate your interest to make you, or rather to say create a narration so that you're able to take a certain decision. अगर वैसा है तो आप एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है. अगर आप इन 5 में से कोई भी 3 क्राइटेरिया टिक करते हैं, you are more, then you are a passive investor. The best way to service your requirements, or the best way to fulfill your financial goals, is that you use mutual funds route and you use the help of a advisor. That's the recommended route for you. Okay, so we'll move further ahead in this.
नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक आप एडवाइजर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू वर्क विद एन एडवाइजर, बिकॉज आजकल उनको ये बताया गया है कि एडवाइजर जो है वो आपके म्यूचुअल फंड में से या तो अलग से या हो सकता है कि वो रेगुलर रूट में उनको म्यूचुअल फंड कंपनीज कुछ पैसा देंगी. एंड इफ यू फील दैट दैट इज नॉट अ जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ मनी यू शुड बी पेइंग एन इंडिविजुअल, fair enough, not a problem. In that case, the suggestion is stick to index funds. Index fund is the next tab नीचे, उस पर चलते हैं. तो what are index funds? इंडेक्स फंड्स वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं, क्योंकि लोगों को इंडेक्स फंड्स की तरफ रुझान बना तो इंडस्ट्री ने उसमें भी ऑप्शंस बना दिए. But broadly speaking, index funds, there are two kinds of indexes, the Sensex and the Nifty. Sensex is the index of top 30 companies of the Bombay Stock Exchange, and Nifty is the index of top 50 companies of the National Stock Exchange. Now, these top 50 companies are not the top 50 performing companies, they are the top 50 large cap companies जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसा है कि वो टॉप 50 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है. मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत बेसिक सा डेफिनेशन ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब वो कंपनी का मार्केट आज की डेट में क्या वैल्यूएशन करता है. तो जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में नंबर वन पर है, फिर नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऐसे करके ये टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज हैं. आप कोई भी एक इंडेक्स फंड उठा सकते हैं. यू कैन ईदर गो फॉर सेंसेक्स और यू कैन गो फॉर निफ्टी. निफ्टी आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और दे देगी, बिकॉज उसमें 30 की जगह 50 कंपनीज आ जाती हैं. ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो खुद करना चाहते हैं. तो मेरी उन लोगों से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अदर देन इंडेक्स फंड कहीं और अपने आप को परेशान ना करें. इसी से आपके जो गोल्स हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आप मीट करना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे. तो इंडेक्स फंड्स का दूसरा फायदा क्या होता है? लो कॉस्ट, बिकॉज कोई रिसर्च इन्वॉल्व ही नहीं है. इंडेक्स अपने आप कंपनीज में, जो कंपनीज सेंसेक्स में टॉप 30 से नीचे चली जाएंगी मार्केट कैप में, वो हट जाएंगी, दूसरी कंपनी उसके अंदर एंटर कर जाएगी. सेम वुड बी निफ्टी 50 में, जो 51st होगी वो कंपनी निफ्टी से बाहर हो जाएगी, जो वापस से 51st से 50 आ गई वो निफ्टी के अंदर काउंट हो जाएगी. सो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को अपनी तरफ से रिसर्च में, डेटा अंडरस्टैंडिंग में, एनालिसिस में रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ते हैं. देयरफॉर इंडेक्स फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ वेरी लो एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट, सो इट इट गिव्स यू अ हाई यील्ड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. So that is the second advantage. Third, most of the times index funds are well diversified, top 30, top 50 companies from all sectors of the economy. So आपके पास उसमें बैंकिंग भी होगा, टेलीकॉम भी होगा, इंफ्रा भी होगा, कभी कभी कोई रियल एस्टेट कंपनी भी आ जाती है. सो काइंड ऑफ इट इज द स्टेबल industries where there are stable companies and diversified across sectors, across industries, across companies. So बैंक भी होगा तो तीन चार बैंक हैं, आपका अकेले एक बैंक पे नहीं होगा. So your diversification is achieved by index funds. Self managed, when I say self managed means इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा सा किसी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. इंडेक्स इज डिफाइंड टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज, उसमें कंपनी अपने आप आती रहती हैं. आपका इंडेक्स फंड मैनेजर जो होता है वो अपने आप इन कंपनीज को, इट दे एक्चुअली मिमिक द इंडेक्स. जैसा इंडेक्स है वैसे ही आपका पोर्टफोलियो बना रहता है. सो आपको इसके अंदर, अगर आप डायरेक्ट रूट वाले हैं जो किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको जो भी नोटिफिकेशन भेजते हैं, जो भी रिकमेंडेशन भेजते हैं, उसको सिरे से खारिज करते हुए आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगाइए, निवेश कीजिए, आराम से रहें. धीरे 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 आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे और आपका जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट होंगे. एक जो कॉन इंडेक्स फंड का है वो ये है दैट यू नो दी रिटर्न्स आर गोइंग टू बी एवरेज, बेटर देन व्हाट मोस्ट ऑफ द एक्टिव इन्वेस्टर्स कैन अचीव, बट स्टिल एवरेज, बिकॉज ये टॉप 30 है. दे आर दी लार्ज, दे आर एसेंशियली लार्ज कैप फंड्स, they are essentially very stable companies, they are essentially most of the times market leaders or second or third in their industries. So the index funds comprises of big companies. As a result, the returns would not be astronomical, but on the other hand the returns also would not be very poor. So you have a balanced average
return portfolio. If you are focusing on index funds, most of the passive investors can meet their financial obligations or financial goals by investing in index funds when it comes to equity investment. अब इसके बाद अगले बात के ऊपर आते हैं, एज वाइज एसेट एलोकेशन. आप किस एज में हैं उस हिसाब से ये एक सजेस्टेड रूल ऑफ एसेट एलोकेशन है. थोड़ा बहुत इंडिविजुअल्स के हिसाब से गलत सही हो सकता है, बट ब्रॉडली ये कहीं ना कहीं लोगों की ब्रॉड जरूरतों को पूरा कर देता है. सो अगर आप 25 से 35 साल की एज ग्रुप में हैं, वर्किंग है, इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉई, अगर आपके जिंदगी में आपके इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, तो 80% ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट should go into equity, and that too into mid cap fund. And why I'm saying this mid cap, because mid cap fund में आपको the opportunity to get growth is higher. तो अगर आज आप 25 साल के हैं और साल में आप 2 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं, 1,60,000 रुपया आप मिड कैप फंड में लगा दीजिए, which can be through an SIP or lump sum, but the point is that you put it in the mid cap fund. बचा हुआ 20% आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं, और इस वक्त में आपको फंड्स की तरफ देखने की जरूरत है, म्यूचुअल फंड्स नहीं, बिकॉज इफ यू आर एक्टिवली वर्किंग you have options like NPS, you have options like PPF, you have options like DSOP, which are better than debt funds in when you are working, because उनमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको cost of management of money is less. So these instruments work out to be better as compared to debt funds when you are in that age bracket and these options are open to you. Similarly, अब आपकी एज थोड़ा बढ़ती है, आप 35 to 45 में, so reduce your weightage towards equity, start going slightly more towards debt. आप PPF और DSOP NPS की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, इक्विटी को 70% करके वहां भी आप मल्टी कैप फंड्स में आ जाइए, इंस्टेड ऑफ जस्ट मिड कैप फंड्स कम टू मल्टी कैप. मतलब थोड़ा सा आप अपने पोर्टफोलियो में स्टार्ट पुटिंग लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड टू यू नो kind of temper the volatility which might happen in your portfolio and which can give you emotional strain. और उम्र बढ़ती है तो अपने इक्विटी वेटेज को कम करके 60% पे ले आइए, डेट वेटेज को 40% पे ले जाइए. नाउ 55 to 65, when you're retiring, when you're just retired, pre-retirement, I mean you're still working, कुछ ना कुछ आप कमाते हैं, कहीं पार्ट टाइम कर रहे हैं कुछ, so you still have some kind of an economic activity going, and you are still just at that stage. So 50% to equity, 50% to your debt funds. और अब आपको debt funds, corporate bonds, bank FDs, इनकी तरफ देखना पड़ेगा for your debt requirements, because now the government schemes are not available except for the senior citizen savings scheme. So that can also be considered. वैसे भी अब debt funds में government ने they have done away with the indexation benefit. So those benefits not being available of indexation, now debt funds, you can substitute that with corporate bonds and bank FDs or maybe senior citizen schemes, etc. Further you grow in age, reduce your equity exposure to 30, increase your debt exposure to about 70%. At 75 plus years of age, unless until you are someone who has been able to develop a very good portfolio, has taken care of all the practical needs and is generally well off. So these are for most of the population individuals that these criteria will fit. It is highly possible that for individual cases things might be different. और अब आज की टॉक का जो मेन वो है, व्हाट आर द 5 गाइडलाइंस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स अदर देन द इंडेक्स फंड्स, एंड इफ यू आर सीकिंग एन एडवाइजर, तो आपको अपने एडवाइजर से क्या बातचीत करनी चाहिए ताकि आपके एडवाइजर आपको समझ के और आपके हिसाब से इन चीज़ों को आपके लिए डिज़ाइन कर सके, या अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप करें. सबसे पहले सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जिसको फाइनेंशियल जो बातें करते हैं वो लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सुंदू ने इसको पहले आर्ट ऑफ वॉरफेयर में कवर किया, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम. आप किस चीज के लिए ये पैसा निवेश कर रहे हैं? क्या आप अपने
बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई पर्पस क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप अपने रिटायरमेंट एज के लिए कोई एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या आप अपना घर खरीदने के लिए, वॉट एवर इज द एम, accordingly decide that where you would put this money, what kind of returns you will need, what kind of money you will need when you reach that goal post, and then accordingly you make your move. So selection and maintenance of aim. Compare performance with peers. आपने आज एक HDFC के फंड में, लार्ज कैप फंड में पैसा लगाया, उसके पीयर ग्रुप ने एक साल में कैसा परफॉर्मेंस किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा आईसीआईसीआई ने बेटर परफॉर्म किया या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बेटर परफॉर्म किया, what were the reasons, was it, and how much is the variance in the performance? If the variance is not too large, you have done the right thing, but if there is a large variance, then you need to understand why is there a large variance. So comparison with peers of the kind of investment you have made is what should be done at a periodic basis to help you understand as to whether your portfolio is now मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और पोर्टफोलियो कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, अगर आप महीने का 500 रुपया भी लगा रहे हैं, धीरे धीरे यू आर डेवलपिंग अ बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट को अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कह दिया जाता है, मतलब कि जो आपने पैसा लगाया है क्या उसकी दिशा सही है। सो कंपेयर परफॉर्मेंस विद पीयर्स, देन कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सक्सीड in your financial investments if you are someone like Rahul Dravid, who will be a consistent performer. In fact, I'll go on to say someone like Michael Bevan. A lot of people who follow cricket, Michael Bevan was a very, very low order batsman, जो sixth या seven down आता था. Still, he had a very, very high running average and as a result, a very high batting average and a very, very consistent performance. So your investments should be consistent in performance. ऑल्दो मार्केट वोलेटिलिटी से फर्क आएगा, ऐसा संभव नहीं है कि बाजार बहुत तेज उछलेगा तो आपका पोर्टफोलियो ना उछले और बाजार गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो ना गिरे। बट वो अगर वो बाजार के साथ में वॉलेटाइल है ठीक है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी में और आपके जो आपने निवेश किया है उसकी वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा वेरिएंस है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर वो वेरिएंस नहीं है, इफ इट इज इन सिंक विद द मार्केट वॉलेटिलिटी, then you have made that kind of investments. Then track the fund manager. It is actually the fund manager who is driving the vehicle, or let's say who is flying the plane. AMC is like the airline company. उनके पास में बहुत सारे जहाज हैं, आप जिस जहाज में बैठे हैं उसकी सुरक्षा, उसकी कंफर्ट, उसका लैंडिंग एंड टेकिंग, ये सब चीजें डिपेंड करते हैं पायलट के स्किल पर। सिमिलरली 80% of the times, the performance of the fund after the market forces depends on the performance of the fund manager. तो आप जब भी फंड में पैसा लगाते हैं, manager कौन है उसके बारे में आपको पता लग जाता है, ये फंड मैनेजर है। उस फंड मैनेजर का गूगल सर्च कीजिए, वो फंड मैनेजर और कितने फंड्स के अंदर पैसा लगा रहा है, उस फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कितनी कंपनीज को चेंज किया है, कितना स्टेबल रहा है। So those kind of things will give you a fair idea about the skill level of the fund manager with whom you are investing your money. ये एक बहुत important aspect है। Most of the times, lot of investors don't tend to look into it कि मेरा fund manager कौन है। Then fund investment profile and fund का asset allocation क्या है। मैं अपना 100 रुपया जिस फंड में लगा रहा हूँ, वो फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है, उस फंड की एक इन्वेस्टमेंट थियरी क्या है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ये सारा डेटा और डिटेल्स आपको उपलब्ध होता है, आप इनको गो थ्रू करें। यू व्हेन यू रीड देम, इट इज सिंपल अंग्रेजी, वो बताता है कि हम इतना पैसा इस फंड लेवल पर, इतना 70% पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगाएंगे, 20% पैसा यहाँ लगाएंगे, 5% पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखेंगे, इतने इतने टाइम पर रिव्यू करेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर देयर even before you are investing, and then the asset allocation is given, and when you review, you should review it against कि उसने जो कहा था और जो किया। एक तो परफॉर्मेंस, दूसरा जो उसने कहा था कि मैं इतना पैसा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगाऊंगा, क्या लगाया, अगर नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। सो दैट्स हाउ यू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर फंड। व्हाट डू यू नीड टू अवॉइड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने आज HDFC में लगाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप HDFC में लगाएं, एक नाम है बार बार आ जाता है,
सो मैंने आज HDFC में लगाया और 3 महीने बाद मुझे किसी ने बोला कि मैंने उस फंड में पैसा लगाया था, वहाँ बहुत मजा आया, या मेरा वो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से निकाल के वहाँ डालो, मत कीजिए। These things never actually help you build your portfolio for a very simple reason. आपने इधर से निकाल के उधर दिया, वहां पर unless until your fund was not performing well, and if your reasons are only to get a temporary high, then you'll keep on doing this and keep on paying extra brokerages every time you are making these kind of shifts. So investor who has done a good selection and maintenance of aim for which the investment is being made, who has uh, done a good understanding of the investment portfolio of the fund, who has understood the fund manager's mind, and is now seeing and waiting and over a period of time building the portfolio will do far better than an investor जो इधर से निकालते हैं उधर लगाते हैं, उधर से निकालते हैं इधर लगाते हैं. Why? Because in this entire exercise you end up with a lot of transaction costs which impact the returns of your portfolio. Second, constant checking of portfolio, ये एक नर्वसनेस का और इनसिक्योरिटी का साइन है. मैंने आज 1,000 रुपया लगाया था, ठीक है, अभी लगाया था, वेट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगा. बार बार उसको चेक करना, अपने फोन के ऊपर नोटिफिकेशन देखना, आज 1,000 रुपये का 1,001 रुपया हो गया होगा, एक दिन में 1 रुपया बढ़ भी सकता है, तो 10 रुपये घट भी सकते हैं. स्टॉप डूइंग दैट. you'll have to train your mind to work in a way कि मैंने निवेश कर दिया है और अब मैं उसको कांस्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं देखूंगा, मैं उसको बार बार चेक नहीं करूंगा. probably once a year I'll go review it and see as to how the portfolio is performing. तब तक मैं मतलब इट इज लाइक दिस. और ये मैं कहता हूँ, ये कहना करना मुश्किल होता है. पीपल लाइक मी हु स्ट्रगल विद देयर वेट, वो जब डाइट प्लान या एक्सरसाइज करने लगते हैं तो रोज वेट चेक करते हैं. एक दिन में क्या हो जाएगा भाई, जिस दिन 2 लीटर पानी ज्यादा पी लिया उस दिन वेट रिटेंशन भी तो हो सकता है. नहीं किया एंड यू आर प्रॉब्ली attributing that to your 30 minutes of treadmill that day. No. Over a period of time, if your investment portfolio, I mean, if your investment philosophy has been correct, if you have been working with the right kind of people, your money will grow. Stop checking that very, very frequently. उसमें problem क्या होती है? You start doubting your decisions and then to kind of take some action क्योंकि activity होने से अच्छा लगता है. You end up making mistakes which can be avoided just by taking no action, just by letting it lie and checking it only after a year to check against the top 5 things which I said. उनके अगेंस्ट चेक करो. फिर आपने अगर 35 साल की उम्र में अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है कि मेरे को 15 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और बीच में कोरोना आ गया, आएगा, कोरोना भी आएगा, और अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन ठीक से किया था तो मार्केट गिरने पर पैसा निकालना इज नॉट हाउ, दैट्स नॉट हाउ यू विल मेक प्रॉफिट बिकॉज नाउ यू आर बुकिंग अ लॉस for no reason, just because there has been a dip in the market. These kind of things will happen in a long road, in a long journey. There are going to be problems. There are going to be challenges. So you have to maintain your calm, not withdraw money when the market is hitting a bottom. Stay invested. Similarly, अभी कोई ऐसी खबर आई और एकदम से मार्केट चढ़ गया, तो ये नहीं कि अचानक से यू इंक्रीज योर investment there, because that also now you are buying at a high cost and it spoils the entire flow of your systematic investment plan जो आपने सोचा होगा और वहां से आपको फायदा नहीं होगा. So आपको वॉलेटिलिटी को, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसेंशियली अपने माइंड से इग्नोर करना है. आपको अपने आप को बार बार ये समझाना है कि भाई ये होता है, दिस इज हाउ लाइफ इज. मैं किसी के साथ में लंबे रिश्ते में हूँ तो मेरे उससे झगड़े भी होंगे, रोमांस भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज रोमांस अच्छा हो गया तो आदमी अचानक से अच्छा हो गया, झगड़े हो गए तो खराब हो गया, झगड़े हो गए तो छोड़ दो, रोमांस हो गया. नहीं, you have to have a long term view, and when you have a long term view, जो आपके पीरियोडिक 6 मंथ्स, ईयर, 2 ईयर की वॉलेटिलिटीज है उनको इग्नोर करना है, अपने पहले के लिए हुए डिसीजंस पर स्टिक करना है, यू हैव टू कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टमेंट्स. दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन, आई मीन, बेस्ड ऑन द टॉप 5 प्रिंसिपल्स व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड. एंड फाइनली व्हेन यू आर रिव्यूइंग, एक साल बाद रिव्यू किया, पोर्टफोलियो ने अच्छा गया, आप खलीफा हो गए, नहीं भाई, यू हैव बीन गुड,
but you still need to be better. Review, don't puff up, don't let it play on your ego, because उसमें क्या होगा, अगली बार आप गलतियां करना शुरू करोगे. Similarly, अगर बाई चांस आपके पोर्टफोलियो ने वैसा नहीं परफॉर्म किया जैसा आप करना चाहिए था, वो नहीं जो आपको उम्मीद थी, एज पर द डिसीजंस व्हिच वर टेकन, अगर वैसे नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, टेक करेक्टिव मेजर्स एंड देन रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, एंड यू विल बी एबल टू डू जनरली वेल. तो ये ब्रॉड ज्ञान था आज की डिस्कशन का. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.